हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन उसके विषय में जितनी भी जानकारी थी वो बता दी थी। वहां पर मैंने आपको जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं उन न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या तरीका रहेगा उनको सॉल्व करने का, है ना। तो उनका लॉन्ग मेथड और उनकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको दोनों बता दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहां से जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सवाल है वो आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा उसमें, यानी 100% वहां से गारंटी कि एक प्रश्न आता ही आता है ना। तो उस वीडियो को अगर नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा। वहां पर मैंने दोनों तरीके बताए हैं, उसको लॉन्ग मेथड से कैसे लगाया जाएगा और उसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने उस वीडियो में वो दोनों चीजें बताई है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एक बार रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको जरूर देख लीजिएगा, है ना। चलिए, उसके जस्ट बाद जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है आर्हेनियस का संघर्ष सिद्धांत, यानी कोलिजन थ्योरी ऑफ आर्हेनियस। इसको कहते हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ आर्हेनियस, इंग्लिश में अगर कहेंगे तो कोलिजन थ्योरी ऑफ आर्हेनियस। देखिए, इसको कभी कभी संघट की जगह कहीं कहीं पर लिखा हुआ टक्कर सिद्धांत, है ना। तो आर्हेनियस का टक्कर सिद्धांत भी इसको कह दिया जाता है। कोलिजन का मतलब संघट, टकराना, है ना। तो ये आपका सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत में क्या है कि ये बताया जाता है कि जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक से उत्पाद कैसे बनता है ना, क्या क्या उसके अंदर चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, या उसके अंदर क्या होता है जिसकी वजह से अभिकारक से उत्पाद बनता है ना। तो इसके संबंध में आर्हेनियस ने अपना एक सिद्धांत दिया है जिसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को उन्होंने बताया है ना। तो सबसे पहले यहां पर क्या है कि वो जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनका मैं आपसे डिस्कशन करता हूं। तो यहां पर देखिए क्या है कि आपकी स्क्रीन पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, आप इनको भी ध्यान से पढ़िएगा। यहां पर एक एक पॉइंट का मैं आपसे बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि इस सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। ये तो पॉइंट सब में लिखा जाता है कि इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं, एक लाइन लिखी ही होती है। तो यहां पर देखिएगा कि पहला पॉइंट या पहला बिंदु इस सिद्धांत का क्या कहता है। देखिए, ये कहता है कि अभिकारकों के अणु ठोस गोलों के समान होते हैं, यानी जो अभिकारक के अणु हैं वो किसके समान होते हैं कि ठोस गोले के समान होते हैं, है ना। आगे देखिए क्या लिखा है, गोले के समान होते हैं। अभिक्रिया तभी संपन्न होती जब ये अणु आपस में टकराते हैं। यानी ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत अभिकारकों को कहता है कि वो क्या होते हैं, छोटे गोले के समान होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको लेकर के बताता हूं यहां पर, है ना। जैसे मैंने एक रिएक्शन ले लिया कि हाइड्रोजन ले लिया और क्लोरीन ले लिया, ये दोनों मिलकर के आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएंगे 2HCl, है ना। ये मैंने एक रिएक्शन ले लिया। देखिए पहला, अब एक एक पॉइंट मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, है ना। अगर कोई दिक्कत समस्या परेशानी किसी को होती तो कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, ठीक। चलिए, तो यहां पर क्या है, यहां पर ये है आपके अभिकारक, यानी ये क्या कहलाएंगे, अभिकारक, है ना। किसी भी रासायनिक समीकरण में आयरो के जो बाईं साइड में लिखे हुए पदार्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं, अभिकारक। या किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, तथा उस अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को या प्राप्त होने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट, है कि नहीं। तो ये होता है उसमें। तो यहां पर क्या है कि ये है अभिकारक और ये है उत्पाद। हालांकि यहां पर क्या है कि अभी तो अभिकारक की बात की जा रही है। सिद्धांत का पहला पॉइंट कहता क्या है कि जो अभिकारक के अणु होते हैं उन्हें ठोस गोले के समान माना गया है ना। और कहा गया है कि जब ये अभिकारक के अणु आपस में टकराएंगे तभी आपका क्या होता है, उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जरा देखिएगा, जैसे यहां पर देखिए हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ये दोनों क्या है, अभिकारक हैं, है कि नहीं। तो देखिए मैंने बना दिया, जैसे यहां पर इसके अंदर मैंने लिख दिया H2, है ना। एक ठोस गोले के समान मैंने बना दिया, हाइड्रोजन को बना दिया और क्लोरीन को बना दिया, Cl2 को, है ना। छोटे छोटे ठोस गोले के समान मैंने हाइड्रोजन को यहां लिख दिया और क्लोरीन को यहां लिख दिया। तो क्या होगा कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन की आपस में टक्कर होगी, यानी जब हाइड्रोजन कंबाइंड करेगा क्लोरीन के साथ, तभी आपका क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा, है ना। यानी इन दोनों के मिलने से ही आपका क्या बनेगा, HCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अणु बनेगा।
पहला पॉइंट ये कहता है कि अभिकारकों को एक ठोस गोला माना गया है और इनके टकराने से क्या होता है, उत्पाद का निर्माण होता है। पहला पॉइंट यही कह रहा था और कुछ भी नहीं। कोई भी रिएक्शन आप ले सकते हैं, मैंने एक जनरल रिएक्शन लेकर के आपको बताया कि इसमें अभिकारक अणुओं को ठोस गोले के समान बताया गया है और वो आपस में टकरा करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो बहुत कठिन पॉइंट नहीं था, ये तो बिल्कुल आसान था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड नंबर देखिएगा, जब ये अणु आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, उत्पाद का निर्माण होता है ना। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर कहता है कि कुल टक्करों में बहुत कम टक्करें प्रभावी होती हैं जिनके फलस्वरूप क्या होता है, उत्पाद बनता है। कहता है कि अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर एक छोटी सी बात है ना, इस साइड में बना देता हूं, छोटा सा पात्र है ना, यहाँ पर देखिए इसके अंदर क्या है कि हाइड्रोजन है और क्लोरीन के अणु है ना, हाइड्रोजन है और क्लोरीन के अणु है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन के अणु है ना। तो ये सब क्या है कि इसके अंदर देखिए भरे हुए हैं, है ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन के अणु क्या है कि इस पात्र के अंदर भरे हुए हैं। अब क्या है, प्रोडक्ट आपको बनाना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। मान लिया कि यहाँ पर उत्पाद के रूप में कौन बनना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो कह रहा है कि जब टक्कर प्रभावी होगी, प्रभावी का मतलब जिससे उत्पाद बनना हो, किससे उत्पाद बनेगा, आपको पता है कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में टकराएगा तभी उत्पाद बनेगा HCl। अगर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन से टकरा गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से टकरा जाएगा, या क्लोरीन क्लोरीन से टकरा जाए, है ना। यानी यहां पर देखिए जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की टक्कर हो गई किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, है ना। इन दोनों की आपस में टक्कर हो गई, यानी सेम सेम वालों की टक्कर हो गई, तो वहां पर कोई उत्पाद नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि रिएक्शन में आपको बनाना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, किसी और को नहीं बना दीजिएगा, इसकी बात कर रहे हैं ना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनने के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन के अणुओं का आपस में टकराना जरूरी है कि नहीं। तो यहां पर जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन की टक्कर हो जाएगी तो आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं मिलेगा, यानी इस समीकरण के हिसाब से आपको उत्पाद नहीं मिलेगा। ठीक, दूसरा देखिए क्या है, अगर इस पात्र के अंदर क्लोरीन क्लोरीन की आपस में टक्कर हो गई दोनों की, जैसे Cl2 है और दूसरा Cl2 इधर है, इन दोनों की आपस में टक्कर हो गई, तब भी आपको कोई उत्पाद नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्पाद बनने के लिए आपको क्या चाहिए, हाइड्रोजन की क्लोरीन से टक्कर चाहिए, है ना। भाई उसके अंदर अणु क्या करते, गति करते रहते हैं। तो जब हाइड्रोजन वाला अणु क्लोरीन वाले अणु से टकराएगा, है ना, तब वहां पर क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होगा, HCl बनेगा, है ना। तो ये कह रहा है कि जब आपका H2 और Cl2, जैसे H2 है और आपका ये Cl2 है, इन दोनों की जब आपस में टक्कर होगी, ये दोनों आपस में टकराएंगे, तब आपका प्रोडक्ट बनेगा HCl, है ना, ये तब आपका प्रोडक्ट उत्पाद बनकर के तैयार होगा, है ना। तो अब क्या है कि जब इसके अंदर बहुत सारे अणु भरे होंगे, जब पात्र के अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन आयन के अणु, है ना, क्लोराइड आयन के अणु जब भरे हुए हैं उसके अंदर, तो इसमें क्या ये मूवमेंट कर रहे हैं अंदर की ओर, है कि नहीं। तो कभी हाइड्रोजन क्लोरीन से टकरा जाएगा, कभी हाइड्रोजन हाइड्रोजन से टकरा जाएगा, है कि नहीं, कभी क्लोरीन हाइड्रोजन से टकरा जाएगा, कभी क्लोरीन क्लोरीन टकरा जाएगा। जैसे क्या होगा, जैसे ये होगा कि मान लिया कहीं पर एक भीड़ हो, है ना, कहीं पर मेला वगैरह लगा हुआ हो, या किसी भी कंडीशन से भीड़ हो कहीं पर, और उस स्थान पर क्या हो कि अचानक से कोई विस्फोट हो जाए या कोई ऐसी अनहोनी हो जाए, तो वहां पर भीड़ में क्या करते लोग, एक भागने लगते हैं, है कि नहीं। तो वहां पर जब लोग भागने लगते भीड़ के अंदर, तो कोई किसी से भी टकरा सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर वही बात है कि यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन की आपस में टक्कर हो सकती है, या हाइड्रोजन और क्लोरीन की आपस में टक्कर हो सकती है, क्योंकि अणु क्या है, चारों तरफ गति कर रहे होते हैं। तो जब ये गति कर रहे होते हैं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या करेंगे, आपस में मिलकर के प्रोडक्ट बनाएंगे। जब भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में टकराएगा, क्लोरीन क्लोरीन आपस में टकराएगा, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर कोई उत्पाद देखने को नहीं मिलेगा आपको, है ना। जो रिएक्शन में उत्पाद बनना है उसी के अणुओं का टकरा आपस में टकराना अनिवार्य है। ये सेकंड नंबर पॉइंट कह रहा था। ठीक, चलिए देखते। तो पॉइंट नंबर देखिए थर्ड आपका क्या कहता है, पॉइंट नंबर थर्ड है आपका कि प्रभावी टक्कर के लिए प्रत्येक अणु के पास एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, जिसको हम जो है दहली ऊर्जा भी कहते हैं, है ना। यानी प्रभावी टक्कर के लिए अगर उत्पाद बनाना है तो अणुओं के पास एक न्यूनतम ऊर्जा, कम से कम कुछ एनर्जी होनी चाहिए,
है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, डेली लाइफ का एग्जांपल। जैसे आपको ही कोई कार्य करना है ना, तो वहां पर क्या है कि कार्य करने के लिए आपके पास भी क्या होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए, है ना। अगर आपके पास भी एनर्जी नहीं है तो क्या आप उस कार्य को कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से क्या है कि अणुओं से अगर उत्पाद बनाना है, अभिकारकों को उत्पाद बनाना है, तो अभिकारकों के पास कम से कम कुछ ना कुछ एनर्जी होनी चाहिए, कोई न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो कि उनमें कोलाइजन हो जाए, है ना, यानी वो आपस में रिएक्शन कर सके, अभिक्रिया कर सके और उत्पाद को बना सके, है ना। तो उत्पाद निर्माण के लिए अभिकारकों के पास एक न्यूनतम ऊर्जा का होना आवश्यक है। जिस प्रकार से आपको या हमें कार्य करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा या कुछ ना कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से अणुओं को भी उत्पाद बनाने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। तो ये पॉइंट नंबर है आपका थर्ड। चौथा देखिएगा क्या कहता है कि अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा उनके टक्करों से प्राप्त होती है। कहता कि अणुओं की यह न्यूनतम ऊर्जा उनकी टक्करों से प्राप्त होती है। कहता कि अणुओं को ये जो ऊर्जा मिलती है उनकी टक्करों की वजह से, टकराने की वजह से वहां पर क्या है, एनर्जी जनरेट होती है, उत्पन्न होती है ना। जरा देखिएगा यहां पर क्या है कि जैसे आपका है हाइड्रोजन और ये है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को नहीं, क्योंकि इससे प्रोडक्ट तो बनना नहीं है ना। क्लोरीन ले लेते हैं, तो क्लोरीन है आपका और एक है आपका हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन और क्लोरीन की आपस में रिएक्शन होगी, अभिक्रिया होगी इन दोनों की, तो पता है आपको, मैंने बताया है कि HCl बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। तो यहां पर क्या है कि अणुओं के पास एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि उत्पाद का निर्माण करते, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, आपस में दोनों मिलकर के रिएक्शन करके ये HCl का निर्माण करेंगे, है ना। तो यहां पर पॉइंट नंबर 4 यही कहता था कि जो हमारा ये हाइड्रोजन और क्लोरीन है ना, अणुओं की यह न्यूनतम ऊर्जा उनकी टक्करों की वजह से प्राप्त होती है, यानी इनमें जो एनर्जी आएगी वो इनके आपस में टकराने की वजह से ही एनर्जी क्या होती है, जनरेट होगी, उत्पन्न होगी, है ना। पॉइंट नंबर 5 देखिए, कहता है कि अभिक्रिया का वेग टक्करों की संख्या के समानुपाती होता है। बिल्कुल सही है। कहता है कि जो अभिक्रिया का वेग है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो अणुओं की टक्करों की संख्या की क्या होता है, समानुपाती होता है। अब देखिए यहां पर क्या है कि जैसे मान लिया अब हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो मान लिया कि इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन और क्लोरीन है ना जल्दी जल्दी क्या करेंगे, आपस में कंबाइंड करेंगे, तो यहां पर प्रोडक्ट भी क्या है, बहुत तेजी के साथ बनेगा, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से क्या है कि जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन जितने ही जल्दी आपस में मिलेंगे, वैसे ही आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखने को मिलेगा, HCl, है ना। तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी इनके कंबाइंड होने की, अभिक्रिया का वेग भी उतनी ही स्पीड से बढ़ेगा, है ना। प्रति सेकंड में जितने भी इसके अंदर आयन होंगे, है ना, पर सेकंड में पॉइंट भी आएगा ये कि पर सेकंड में जितने अणु आपस में टकराएंगे उतनी ही जल्दी क्या होगा, उत्पाद का निर्माण होगा। तो जितनी जल्दी जल्दी अभिक्रिया होगी उतनी जल्दी जल्दी क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। ठीक, तो पॉइंट नंबर 4 ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए क्या कहता है, पॉइंट नंबर 6 कहता है कि प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या को संघट्ट आवृत्ति कैपिटल Z कहते हैं। कहता कि प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन का मतलब क्या है कि प्रति इकाई का मतलब जैसे 1 मिलीलीटर या 1 लीटर, प्रति इकाई आयतन का मतलब होता है कि 1 लीटर या 1 ml कह सकते हैं, है ना। कोई भी छोटी इकाई हो, मान लिया इतनी जगह की बात कर ले इसके अंदर, है ना, यहां पर प्रति इकाई का मतलब है कि प्रत्येक इकाई के अंदर, है ना, एक छोटी से छोटी जगह पर कितने अणुओं की टक्कर हो रही है या आपस में कंबाइंड करके प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना, तो उनकी संख्या पर भी इसका मान डिपेंड करेगा। अब देखिए आगे कहता क्या है, ये पॉइंट 6 नंबर कहता कि प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या को संघट्ट आवृत्ति कैपिटल Z कहते हैं। देखिए प्रति सेकंड जो अणु टकराएंगे, मान लिया प्रति सेकंड, यहां पर मान लिया कि प्रति सेकंड जो अणु टकराते हैं वो कितने अणु हैं, 10, है ना। मान लिया कि इस अभिक्रिया में प्रति सेकंड टकराने वाले हाइड्रोजन अणुओं की संख्या और क्लोराइड अणुओं की संख्या कितनी है, 10 है। तो हम संघट्ट आवृत्ति कितनी लिखेंगे, संघट्ट आवृत्ति कैपिटल Z बराबर लिख देंगे कि ये कितनी होगी, 10 होगी। कह रहा कि प्रति इकाई प्रति सेकंड में जितने अणु आपस में टकराएंगे या जितने अणु आपस में टक्कर करते हैं
उसे ही उसकी संघट्ट आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये जैसे मान लिया कि 10 आपस में टकराए तो इसकी संघट्ट आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, है ना। तो इतनी बातें आपके आर्हेनियस साहब ने इसके विषय में अपने सिद्धांत में बताया था, है ना, कि आर्हेनियस का जो संघट्ट सिद्धांत है पॉइंट नंबर 6 तक, ये 6 बातें आपको आर्हेनियस ने अपने सिद्धांत में बताया था, है ना। तो इस प्रकार से ये हो जाता है आपके आर्हेनियस का सिद्धांत। ये था किस पर, तो मेन था कि उत्पाद कैसे बनता है। तो देख लिया गया कि उत्पाद जो है अभिकारक अणुओं की टक्कर के फलस्वरूप बनता है ना। तो ये हो जाता आपका आर्हेनियस का सिद्धांत। आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं डिस्कशन करता हूं आपसे अगले टॉपिक की ओर। तो देखेंगे अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा उसी के जस्ट बाद, वो है आर्हेनियस समीकरण, है ना। देखिए आर्हेनियस समीकरण कहां से आई, तो जो अभिक्रिया के वेग पर टेम्परेचर का प्रभाव होता है, तापमान किसी अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार से प्रभावित करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, जब ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पर बताया था कि अगर आप टेम्परेचर तापमान बढ़ाएंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो उसी के संबंध में आर्हेनियस ने जो समीकरण दी है उसे कहते हैं आर्हेनियस की समीकरण, है ना। चलिए आर्हेनियस समीकरण, है ना, परिभाषा क्या है कि अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए, यहां पर लिख लीजिएगा स्पष्ट करने के लिए, एक वर्ड यहां पर जोड़ लीजिएगा कि प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए आर्हेनियस ने एक समीकरण प्रस्तुत की, जिसे आर्हेनियस की समीकरण कहते हैं, या जिसे आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। यानी अभिक्रिया के वेग पर तापमान के प्रभाव को समझाने के लिए आर्हेनियस ने एक समीकरण प्रस्तुत की है, जिसे आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। ठीक, अब समीकरण क्या है आर्हेनियस की, तो देखिएगा यहां पर लिखी हुई है कि K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए है, देखिए माइनस ई ए है, अपॉन का सिंबल है ये, और आर है और टी है, ये है आर्हेनियस की समीकरण, है ना। कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये समीकरण ही पूछ ली जाती है और इसको ऐसा घुमा करके लिखा जाता है कि चारों ऑप्शन आपको सही लगेंगे। तो ध्यान कर लीजिएगा ठीक से, K इज इक्वल टू ए ई, ऊपर लिखा हुआ है माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये हो गया। तो ये हो गई आर्हेनियस समीकरण। अब यहां पर कौन क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए यहां पर देखिएगा कि आपका K क्या हो जाएगा, कि K हो जाएगा वेग स्थिरांक, A क्या हो जाएगा, तो A है आपका आर्हेनियस नियतांक, है ना, यहाँ पर A लिखा हुआ है, A क्या होगा, तो A हो जाएगा आर्हेनियस नियतांक, है ना। इसके साथ में E लिखा है, तो ये E क्या है, तो E है आपका चर घातांक, है ना। चर घातांक का मतलब यहाँ पर कोई चर संख्या हो सकती है E, है ना, जो कि यहाँ A की साइड में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए E A क्या है, E A है आपकी सक्रियण ऊर्जा, यानी E A एक्टिवेशन एनर्जी है, सक्रियण ऊर्जा। R क्या है, तो देखिए R से पहले T लिखा हो, तो T है आपका तापमान और R है आपका गैस नियतांक, यानी R यहाँ पर क्या है, तो R है आपका गैस नियतांक, गैस नियतांक जिसकी वैल्यू होती 0.821 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक, इसको याद रखिएगा। तो R यहाँ पर आपका गैस नियतांक हो जाएगा, T टेम्परेचर है, तापमान है ना। तो आर्हेनियस समीकरण हमारी ये होती है, और इस समीकरण के अंदर जो जो आपके सिंबल दिए गए थे वो सब क्या होते हैं यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं चलता हूं आगे की ओर। चलिए, तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका ताप गुणांक, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना। देखिए ये ताप गुणांक क्या होता है, इसके विषय में क्या बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है ताप गुणांक यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना। देखिए ये होता क्या है, लिखा है कि यदि T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक KT हो, मान लिया कहीं का टेम्परेचर अगर T डिग्री सेंटीग्रेड, T डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब एक मानक है, मान लिया गया कि टेम्परेचर कितना हो, T डिग्री सेंटीग्रेड। तो कह रहा है कि जो उसका वेग स्थिरांक होता है वो कितना होगा, KT। भाई जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उतना ही तो बढ़ेगा, अभिक्रिया का वेग भी उतना ही बढ़ता है। देखिए मैंने आपको बताया था पहले भी कि R बराबर क्या होता है, R बराबर K होता है
है कि नहीं। अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर तापमान पर निर्भर करती है। जैसे देखिए, जैसे अगर टी है टेम्परेचर, अगर टी को आपने बढ़ाया, अगर टी बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा, यानी आर क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तापमान बढ़ने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने पर अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का अगर वेग बढ़ गया तो अभिक्रिया का वेग किसके बराबर होता है, वेग स्थिरांक के बराबर होता है कि नहीं। तो आर बराबर के है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये तो समझने वाली बात है केवल इस रिलेशनशिप से, है ना। तो यहां पर क्या होगा कि अगर ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, है ना। तब देखिए आगे लिखा क्या हुआ है, तो यहां पर देखिए टी डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक के टी हो, है ना। उसके बाद और 10 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक ताप पर वेग स्थिरांक के टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। जब टेम्परेचर कितना हो गया, 10 डिग्री आपने बढ़ा दिया तो वेग स्थिरांक में भी क्या हो जाएगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाएगी, है ना। तब ये स्थिरांक जो है कितना, के टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो इनका अनुपात ही ताप गुणांक कहलाता है ना। देखिए ताप गुणांक बराबर क्या लिखा, के टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन कितना है, के टी बराबर किसके होगा, 2 के होगा। ये 2 क्यों लिखा है, तो 2 इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर यह बताया गया कि ताप गुणांक बढ़ने पर, है ना, जो अभिक्रिया का वेग होता है वो लगभग दोगुना हो जाता है ना। किसी भी अभिक्रिया का अगर ताप गुणांक बढ़ गया, यानी टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो जो अभिक्रिया का वेग है वो कितना बढ़ जाएगा, दोगुना हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लिया कि किसी भी अभिक्रिया में अगर प्रारंभिक जो ताप है आपका वो मान लिया कि कितना है, जैसे आपका 20 है ना। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर इसका 10 गुना टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर ऊपर कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। मान लिया कि कहीं पर टेम्परेचर आपका शुरुआत में 20 रहा हो, तो जो बाद का टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। तो ऐसा कहा गया है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो लगभग दोगुना हो जाता है। कहीं पर देखेंगे तो 2 से 3 गुना भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, है ना। लेकिन एग्जैक्ट जो आपको बताया जाता है अधिकतर किताब सीरीज में लिखा हुआ मिलता है वो लगभग वेग कितना हो जाता है, दोगुना हो जाता है। तो ताप गुणांक के बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग कितना होता है, दोगुना हो जाता है। तो यहां पर अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा, उसका दोगुना हो जाएगा। इसलिए यहां पर क्या है कि ये आपका 2 लिखा हुआ है, ठीक। तो इस प्रकार से मैंने एक छोटा सा एग्जांपल भी आपको बता दिया कि अगर टेम्परेचर 20 है तो ऊपर टेम्परेचर कितना हो जाएगा भाई, 10 जुड़ जाएगा, केटी की वैल्यू तो वही रहेगी और उसमें क्या हो जाएगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाएगी, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, 30, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, आपका ताप गुणांक हो जाता है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की ओर आपसे डिस्कशन करता हूं। चलिए, तो उसके बाद जस्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है सक्रियण ऊर्जा, इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। अब देखिए सक्रियण ऊर्जा क्या होती है ना, इसके विषय में देखिए क्या बताया गया है। तो सक्रियण ऊर्जा की देखिए डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे अभिकारक अणु ऊर्जा अवरोधक, एनर्जी बैरियर कहते हैं इंग्लिश में इसको, ऊर्जा अवरोधक को, ठीक, ऊर्जा अवरोधक को पार करके उत्पाद का निर्माण करता है, सक्रियण ऊर्जा ई ए। मैंने आपको बताया था कि सक्रियण ऊर्जा को ई ए से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई है, स्मॉल ए है ना। इसका जो मतलब होता है वो क्या, तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं इंग्लिश में इसको, एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, ये है इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां से ए ई ले लिया गया है और यहां से आपका ए ले लिया गया है, तो ई को कैपिटल पहले लिख दिया गया है, ए को बाद में लिख दिया गया, तो ई ए शॉर्टकट फॉर्म में ऐसे लिख दिया गया है इसको, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप, तो इसको ई ए से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए ये डेफिनेशन क्या कह रही है ना। ये जो सक्रियण ऊर्जा है ये डेफिनेशन क्या कह रही है, देखिए सक्रियण ऊर्जा को मैं आपको एक डेली लाइफ से समझाता हूं एग्जांपल में। जैसे आपको देखिए कह रहा कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद बनाने के लिए क्या कहती है, अनिवार्य बना देती है ना। कम से कम इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि वो एनर्जी बैरियर को पार करके, है ना, क्या कर सके, उत्पाद का निर्माण कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा कहते हैं उसको,
है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी में और कुछ नहीं होता, एक न्यूनतम ऊर्जा होती है किसी भी पदार्थ के अंदर, जिससे क्या करता है कि वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके, है ना, उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे जैसे मान लिया कि क्या है कि यदि आपको क्या है कि स्कूल से बाहर जाना है ना, आप मान लिया स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं और उसके बाद क्या है कि आपको स्कूल से भागना है बाहर, है ना, तो कम से कम आपको इतनी छूट मिल जानी चाहिए कि आप गेट तक पहुंच जाएं, है कि नहीं। तो गेट तक पहुंचने के बाद फिर तो आप गेट फांद करके भी निकल जाएंगे, है ना, उसको पार करके आसानी से निकल जा सकते हैं, जा सकते हैं, है कि नहीं। तो वहां पर क्या है कि आपको कम से कम इतनी छूट मिलनी चाहिए कि आप अपने क्लासरूम से गेट तक की जा सकें, है ना, वहां तक की आपके अंदर हिम्मत, एनर्जी या छूट आपको मिलनी चाहिए, है कि नहीं। तो वहां तक जब आप पहुंच जाएंगे तो उसके बाद फिर आप क्या है आसानी से बाहर निकल सकते हैं, यदि वहां पर कोई अन्य बैरियर नहीं है तो, है ना। या मान लिया कि आपको कहीं पर जाना है ना, तो कहीं पर आपको जाना है तो क्या हुआ कि जैसे मान लिया अभी आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, अचानक से क्या हुआ कि आपका पेट्रोल गाड़ी का खत्म हो गया, है कि नहीं, गाड़ी का आपका पेट्रोल खत्म हो गया, और मान लिया कि जहां पर आपको पहुंचना है वो आपका 500 मीटर की दूरी पर है ना, 500 मीटर की दूरी पर है या 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और आपका पेट्रोल 1 किलोमीटर पहले खत्म हो गया, तो वहां से आपको 1 किलोमीटर तक अगर जाना है आगे और, तो फिर आप क्या करेंगे, तब फिर आप इस्तेमाल करेंगे चौक का, है ना, कि जो तेल बचा हुआ हो उसके माध्यम से जाएंगे। या फिर आप ये कहेंगे अगर वो सिस्टम नहीं है तो आप ये कहेंगे कि चलिए कोई बात नहीं, यहां तक तो हम आ गए, अब इसके बाद हम पैदल भी आराम से जा सकते हैं, है ना। तो कम से कम इतनी छूट या इतनी ऊर्जा आपके पास होनी चाहिए कि अभिकारक क्या कर सके, ऊर्जा अवरोधक को पार कर सके, और पार करके क्या है उत्पाद का निर्माण कर सके, है ना। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके द्वारा क्या होता है, जिससे अभिकारक अणु ऊर्जा अवरोधक एनर्जी बैरियर को पार करके उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, है ना। इसे ई ए से प्रदर्शित करते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक। चलिए ठीक, तो ये हो गया आपका। उसके बाद देखिएगा इसका एक जनरलाइज मैं आपको एग्जांपल बता देता जो आपकी एनसीईआरटी किताब में भी दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे आपको बनाना है कि ये आपका H2 है और ये आपका I2 है, और इससे बनाना आपको हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी ये अभिकारक है और ये उत्पाद है ना। तो कहा यह गया है कि जो अभिकारक से उत्पाद बनता है तो सीधे उत्पाद नहीं बन जाता है, बीच में एक मध्यवर्ती बनता है, इंटरमीडिएट, है ना, एक ट्रांजिशन स्टेट टाइप में बनता है, एक बीच में प्रोडक्ट बनता है, फिर वो जाकर के फनल में कन्वर्ट होता है ना। देखिएगा तो जैसे यहाँ पर ये है कि H2 और I2 मिलकर के हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे, तो जैसे देखिए यहाँ पर ये H है और ये H है, ये दोनों H H हैं, प्लस I है, और आपका क्या है, ये I है। तो यहां पर क्या होगा कि जब इन दोनों के आपस में रिएक्शन होगी तो एक मध्यवर्ती बनेगा, इंटरमीडिएट। देखिए कैसे, तो देखिए यहां पर ये वाला क्या होगा, ये I और ये आपका H, ये I और ये आपका H, है ना। यानी क्या होगा कि इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटेगा और इन दोनों के बीच का बॉन्ड क्या होगा, बनेगा, है कि नहीं। देखिए H और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा तभी तो जाकर के हाइड्रोजन आयोडीन के साथ कंबाइंड होगा, अगर ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं इन दोनों के बीच का तो ये आपस में कैसे कंबाइंड होंगे, है कि नहीं। तो ये है, देखिए यहां पर दिखाया गया, इसको कहते हैं मध्यवर्ती, है ना, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट, ये मध्यवर्ती अवस्था है। यहां पर बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं। देखिए इन दोनों का बॉन्ड क्या है, टूट रहा है, इन दोनों का बॉन्ड ये वाला टूट रहा है, लेकिन इधर इधर में ये बॉन्ड क्या है, बन रहा है। यानी हाइड्रोजन आयोडीन के बीच का बॉन्ड बनेगा, आयोडीन आयोडीन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आयोडीन आयोडीन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या है, टूटेगा, है ना। तो देखिए उसके बाद क्या होगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ऊपर आपका ये HI बन जाएगा, देखिए ये वाला बन जाएगा, और नीचे आपका जो HI है वो बन जाएगा। तो दोनों HI और HI क्या हो जाएंगे, कंबाइंड होकर के देखिए क्या बनेगा, 2HI बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, यानी ये बताया गया कि एक मध्यवर्ती बीच में बनता है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका ग्राफ बना करके आपको बता देता हूं। चलिए तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं इसका आपको ग्राफ बता देता हूं कि कैसे बनेगा।
चलिए अब इसका जो आपकी एनसीईआरटी किताब में ग्राफ बना हुआ होता है वो बता देता हूं मैं आपको, वो कैसे बनेगा। चलिए तो यहां पर देखिए मैं लिख लेता हूं, इधर लिख लेता हूं इस साइड में अभिक्रिया निर्देशांक, अभिक्रिया निर्देशांक, अभिक्रिया निर्देशांक इस ये कौन सा अच्छा है आपका, एक्स अच्छा है और ये आपका वाई अच्छा है। इधर आपकी ली जाएगी स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यानी इस साइड में क्या है आपकी स्थितिज ऊर्जा है और इधर क्या है अभिक्रिया निर्देशांक है। अब यहाँ पर अभिकारक से उत्पाद बनने में है ना, तो चलिए यहाँ पर बना लेते, मान लिया कि अभिकारक कहां पर है, इस जगह पर है और उत्पाद आपका कहां पर है, यहाँ पर पी प्रोडक्ट है, ये है ना। अब यहां पर देखिए क्या है कि आर लिखा हुआ है, आर से बन रहा है पी, तो यहां पर देखिएगा ये इसको कहते हैं ऊर्जा अवरोधक, एनर्जी बैरियर, ये है आपका ऊर्जा अवरोधक, ये एनर्जी बैरियर है ना। तो यहां पर देखिए आपका अभिकारक है, इस साइड में मैं लाइन बना देता हूं यहां से, ये इसको हम कहते हैं, इसको ये आपका कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। यानी इस अभिकारक को किसी भी प्रकार से यहां तक पहुंचने को मिल जाए, यानी ये अभिकारक क्या होगा कि अगर ये अभिकारक इसको इतनी ऊर्जा मिल जाए या कम से कम इसके पास इतनी ऊर्जा जरूर होनी चाहिए कि ये यहां पर क्या है कि यहां से होकर के ऊर्जा अवरोधक ये वाला जो आपका है इस स्टेप तक ये पहुंच जाए, आर ऊर्जा अवरोधक, यानी अभिकारक जो है ऊर्जा अवरोधक तक जब पहुंच जाएगा तो वो क्या हो जाएगा कि ऑटोमेटिक आपका प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो सामने लिखा हुआ था कि वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे अभिकारक अणु क्या करता है, ऊर्जा अवरोधक, देखिए ये है एनर्जी बैरियर है ना, यहाँ पर जो बना हुआ है ये एनर्जी बैरियर है। किसी भी प्रकार से अगर आपका अभिकारक इस ऊर्जा अवरोधक को पार कर लेता है ना, तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तब वहां पर क्या होगा, बिल्कुल आराम से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहां से यहां तक की पहुंचने में है ना जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए ई ए लिखा हुआ है, यही लाइन आपकी क्या शो कर रही है, एक्टिवेशन एनर्जी को प्रदर्शित कर रही है, यानी ये आपकी क्या है, ये लाइन आपकी एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा को प्रदर्शित करती है ना। तो ये हो जाएगा आपका सक्रियण ऊर्जा के लिए डायग्राम, जो आपकी किताब में भी आपको मिल जाता है देखने को, है ना। अब यहां पर क्या होगा, देखिए ये क्या है कि अभिक्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और दूसरी होती है इंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, है ना। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा बाहर निकलती है, तो वहां पर क्या होगा कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा बाहर निकलती है उसमें क्या होगा कि आपको एनर्जी ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि उनमें ऑलरेडी क्या है एनर्जी बाहर निकलती, तो वहां पर आपको एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, है ना। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपका ये डायग्राम बन जाएगा, है ना। इसके लिए आपकी एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो अभिक्रियाएं आपकी ऊष्माशोषी होती हैं उनके लिए आपको अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उनके लिए क्या होगा कि प्रोडक्ट आपका और नीचे हो जाएगा, अभिकारक क्या होगा आपका ऊपर की ओर बनेगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है कि ये इसका ग्राफ हो जाता है सक्रियण ऊर्जा का, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक छोटा सा रिलेशनशिप है जिसका मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूं। चलिए तो जस्ट उसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका सक्रियण ऊर्जा, वेग स्थिरांक तथा ताप में संबंध, है ना। देखिए इसका डेरिवेशन भी होगा, डेरिवेशन कभी आता है नहीं, है ना, इसलिए केवल क्या करना है कि आपको फार्मूले को जानना है और इसके न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस करनी है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखा क्या है कि log K2 अपॉन K1, है ना, log K2 अपॉन K1 बराबर ई ए है और अपॉन में 2.303 कैपिटल आर, है ना, और इस ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, तो ये इसका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है ना, इसके रिलेशनशिप का। अब देखिए कौन यहाँ पर क्या है, तो आपको पता भी है कि K1 K2 क्या होगा, K1 K2 है आपका वेग स्थिरांक, ठीक, K1 K2 क्या है, वेग स्थिरांक होता है। उसके बाद E क्या है, सक्रियण ऊर्जा, अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था, एक्टिवेशन एनर्जी है सक्रियण ऊर्जा। R क्या है, तो गैस नियतांक, पीछे भी बताया है 8.314 इसकी वैल्यू होती है, ठीक। उसके बाद T1 T2 क्या है आपका तापमान है,
है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि आपका सक्रियण ऊर्जा, वेग स्थिरांक और ताप में संबंध का ये फॉर्मूला होता है। आप इस फार्मूले को याद रखिएगा क्योंकि इस पर हमें सवालों की प्रैक्टिस भी आपको करवानी है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये जो आज का आपका टॉपिक था कि सक्रियण ऊर्जा, ताप गुणांक और इसमें रिलेशनशिप, है ना, इन सभी बातों का मैंने आज आपसे डिस्कशन कर लिया है। अब ये चैप्टर क्या है कि आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से एंड हो गया है, समाप्त हो गया है, केमिकल काइनेटिक्स, है ना। चैप्टर की जितनी थ्योरेटिकल बातें थी, जितनी भी थ्योरी थी, वो मैंने आपको समाप्त करवा दी है ना। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई टॉपिक छूटा होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि इससे संबंधित जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा, और खासकर एनसीईआरटी बुक के जो आपके एनसीईआरटी किताब में दिए गए हैं उनको मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया हुआ होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।